साउंड, कैमरा, एक्शन। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दोस्तों नमस्ते। आज की बॉम्बे टॉकीज में सुनिए सुप्रसिद्ध कहानी, पटकथा और संवाद लेखिका डॉक्टर अचला नागर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज बॉम्बे टॉकीज में हम बात करेंगे 2003 में रिलीज हुई फिल्म बागबान की। पति पत्नी के मजबूत रिश्तों की कहानी कहती फिल्म, उम्र के साथ सच्चे प्यार के गाढ़े होते रंगों की कहानी, बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे की कहानी, उन झुके हुए कंधों की जिस पर बच्चे खेलते थे और आज पल भर साथ नहीं बैठते, उन कांपती उंगलियों की जिन्हें पकड़कर बच्चों ने चलना सीखा, लरजते होंठों की जिन्होंने बच्चों के लिए लोरियां गाई थीं। माता पिता की नई परिभाषा कहती फिल्म। माता पिता सीढ़ी नहीं है जिन्हें सफलता के लिए इस्तेमाल किया जाए। परिवार एक वृक्ष है और माता पिता उसकी जड़। जड़ की अगर उपेक्षा कर दी जाए तो किस तरह से वृक्ष मुरझा जाता है, बिखर जाता है और सूख जाता है। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी कहती फिल्म बागबान। बागबान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऐसी कहानी, ऐसे संवाद जिसे लिखा डॉक्टर अचला नागर ने। रुत आए रुत जाए, हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। फिल्म निकाह से अपनी अलग पहचान बनाने वाली कहानी, पटकथा और संवाद लेखिका डॉक्टर अचला नागर। अचला जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार रेणु जी और विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। अच्छा लग रहा है कि B.R. चोपड़ा परिवार से बनी दूसरी मेरे द्वारा लिखी गई फिल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ, बागबान के बारे में। तो उसके लिए सच में ये कहानी बन जाती है, कहानी के अंदर कहानी। जी हाँ। जब मैं निकाह लिख रही थी 81 में जी, तो चल रहा था, लेखन चल रहा था, तो तभी आदरणीय B.R. चोपड़ा जी जिन्हें पापा कहने लगी थी मैं, तो उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने मुझे एक फाइल दी जिसमें 3-4 पेजेस टाइप किए हुए थे और बोले कि अचला, मैंने करीब 15-16 साल पहले मैं विदेश गया था और वहाँ जिस होटल में ठहरा था उसके सामने एक वृद्धाश्रम था और पहले दूर से ही देखता रहा और एक जज्बाती इंसान होने के नाते देखता, वहाँ वृद्ध भी हैं, वृद्धाएं भी हैं, तो एक मन में ये जागता था किस स्थिति में ये लोग आए होंगे, क्या हुआ होगा, सबकी अलग कहानियां होंगी। तो बोले कि मैं तब से मेरे मन में था कि मैं कुछ
कभी मुझे मौका मिले मैं एक फिल्म बनाऊंगा। यानी कि जो तो दृश्य उन्होंने देखा उसके हाँ, पीछे छुपी हुई भ्रमित हो गए भावनाएं वो, और स्थितियां, परिस्थितियां, उन सब को भी उन्होंने महसूस किया और उसके बारे में महसूस सोचा। किया। और अगर लेखक से पहले या लेखक के साथ जो निर्देशक और निर्माता भी अगर यही सोच के कुछ बनाना चाहे तो स्वाभाविक है कि इसमें कोई एक विशेष बात पड़ जाएगी। जी। तो ये एक उनका सोच थी, तो उन्होंने मुझे वो फाइल, तो बोले जब भी मैं बनाऊंगा तो मुझसे लिखोगी। उस समय तो निकाह की लेखन चल रहा था, अधिक व्यस्त नहीं थी, मैं आपके वेद भारती में ही दिन भर रहती थी, रात को घर पर जाके लिखती थी, शाम को फिर चोपड़ा जी को सुनाती थी। जी। इस तरह समय जा रहा था, बहुत मेहनत कर रही थी ना। तो लेकिन वो फाइल के जो पेजेस थे करीब 4 पेज थे वो, अच्छा। अभी भी वो फटे हुए टेप से चिपकाए हुए पीले कागज मेरे पास रखे हैं, जो शायद 55 या 60 साल पुराने हो गए हैं। तो उसमें ये थी कहानी की कैसे एक व्यक्ति जो होता है पति पत्नी है और रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये बच्चों के पास रहना चाहते हैं, बच्चे अपनी अपनी असमर्थता जताते हैं और दोनों से कहते हैं भी आप जो अलग अलग, एक हम इतना ये अपने अपने रोने रोते हैं, मतलब जी हाँ। हम यूं नहीं कर पाएंगे, हम यूं नहीं। तो 40 साल के वैवाहिक जीवन में ये पति पत्नी जो बहुत प्रेम करती थी और उनको अलग होना पड़ता है। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। और वो फिर लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनसे नहीं रहा जाता और दोनों अलग अलग अपने करके उसी जगह लौट आते हैं, वो अपने घर में ये भी कह देते हैं हम चाहे एक समय खाना खा के रह जाएंगे और हम कभी अलग नहीं होंगे, मौत करे तो करे, हम कभी अलग नहीं। ये इतनी पुरानी बात हो गई, ये 81 की बात। तो उसके बाद वो अपने कुछ नहीं, और 84 से मैं विविध भारती जब मैंने विदा ले ली तो फिर मैं अपने नई फिल्में लिखने लगी, धारावाहिक लिखने लगी, मतलब मेरे को जरूरत से ज्यादा व्यस्त हूँ, तो चलता रहा। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत प्रेम था, मैं परिवार की तरह आज भी, और आज 40 वर्ष हो गए, मेरा घर की तरह है, अभी मेरा आना जाना है, तो मैं जाती रहती थी। और लेकिन कोई वो लोग भी अपने कुछ फिल्में भी बनी जो नहीं चली, और धारावाहिक महाभारत धारावाहिक वगैरह उनके ही बन रहे थे, और मैं अपने व्यस्त हो गई। आखिर क्यों नगीना जो फिल्म बनी थी श्रीदेवी के साथ, उसका जो पार्ट 2 हमारे हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी जिसका दूसरा भाग भी बना था, निगाहे नाम। फिर 93 में मुझे पापा ने फोन किया और कि तू आ और जरा बात करनी है। यानी कि 1981 में वो जो 3-4 पेज थे वो 1993 में बी आर चोपड़ा साहब ने एक बार फिर आपको याद किया। फिर याद किया काम के लिए, मतलब। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो तुझे वो मैंने एक कुछ दिया था है, मैंने कहा हाँ जी है। बोले तो उस पर एक लिख डालो, फर्स्ट ड्राफ्ट देखो, ट्राई करो कैसा बनता है, अगर अच्छा लगा। दिलीप कुमार जी के लिए कहा यूसुफ साहब से बात करता हूँ, क्योंकि वो ही है, क्योंकि उसके हीरो हीरोइन तो एक ओल्ड कपिल ही है, तो उनसे बात करूंगा, तो लिख डाल उसको। तो फर्स्ट ड्राफ्ट हमने 93-94 में खत्म किया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि हीरो हीरोइन कह सकते हैं या मुख्य पात्र आपके उम्र दराज थे, किसी और तरह से भी तो उसे दिखाया जा सकता था। नहीं, क्या है कि फ्लैशबैक में अगर दिखाना होता है अधिक, तो ये दिक्कत आती है कि यंग ऐसी एज को लें जिसको कि वो ओल्ड गेटअप दे सकें। लेकिन ये तो कहानी स्ट्रेट थी, मतलब ओल्ड गेटअप, फ्लैशबैक नहीं ला रहे थे बिल्कुल भी। और इसलिए क्या था, दूसरा उनका ये भी कहना था कि ये जो जज्बात इस कहानी की बारीकी है कि आज 55 की पत्नी और 60 का पति, बच्चे हो गए हैं, दादी भी बन गई हैं वो, तो इन सब से थोड़े अवगत भी हों, वो अनजान ना हो, क्योंकि आप बहुत मुश्किल होता अगर एक उसमें सुर्खाब के पर जुड़ जाते हैं,
अगर अनुभव भी होता है तो क्या वो बात चाहते है। थे कुछ उम्र वाले हों जिनको अनुभव भी हो। और तो अब क्या हुआ, तो मैंने 93-94 में तब तवाइफ भी बना रहे थे ये, तो जी। मैं नहीं लिख रही थी, तो मुझे कहा कि तो असला इसमें एक रोल है तवाइफ में। उसे मैंने कहा था, पहले तो आपने कहा था निकाह में, बोले देख तुझे ऋषि है और ये सब हीरो हीरोइन है, जी। तुझे एक अलग से मैं स्टार के साथ कमरा दे दूंगा, तू लिखती रहे अपनी फिल्म, जब तेरा शॉर्ट होगा बुला लूंगा। मैं मना नहीं कर पाई, तो वो मतलब वो एक रिश्ता ऐसा जुड़ गया था ना, जी, जी। मैं ना नहीं कर पाती थी। तो खैर 93 में जब ये आए, पेशकश हुई कि भाई लिखो, तो मैंने करके उसको लिख दिया। मतलब पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट, एक जो फर्स्ट ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, और जो चोपड़ा साहब को पसंद आ गया, बोले शूटिंग का भी नहीं करूंगा, पहले मैं दिलीप साहब को भेज रहा हूँ, वो हाँ कह दे तो ही बनेगी फिल्म, क्योंकि और तो कोई है नहीं अभी। उसी दौरान ये उनके पास फाइल थी, तो कादर भाई के लिए ये सोचा गया कि जो परेश रावल ने रोल किया था जी। बागवान में, तो बोले कादर भाई को सुना देते हैं। हेमंत भाई का तो- रोल। हाँ, तो उनके घर पर ही, चोपड़ा साहब के बंगले पर ही कादर भाई आए, तो उनको भी सुना दी। अच्छा। तो ये स्क्रिप्ट अच्छा एक लेखक ने सुन ली, तो बाहर जब आए बोले तूने स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लिखी है असला, लेकिन ये चोपड़ा साहब का ये जो क्लाइमैक्स है ना, वो वही था कि बच्चे आए, बोले डांटने लगे, बोले आप ऐसे कैसे आ गए, हम तो परेशान हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक टाइम खाना खाएंगे लेकिन हम अपने घर पे रहेंगे, हम अच्छा। अलग नहीं रह सकते। ये था, ये एक समझौते वाला क्लाइमैक्स था। बेचारे हो गए बुजदिली में, और मेरे दिमाग में ऐसा था कि कुछ बच्चे आए जरूर, लेकिन गिड़गिड़ाते हुए आए और कोई ताकत मिली। तो खैर उस समय नहीं था, उस समय तो मैं 93 में तो मैंने उनकी जो था उसी हिसाब से लिख सका। तो वो चुप, इन्होंने भी ये कहा तो बात आई गई होगी, क्योंकि इनको कोई बनाना नहीं था उस समय। दिलीप साहब ने मना कर दिया। दिलीप साहब ने इसलिए मना किया कि ये तो पूरी फिल्म मेरे कंधों पर है, लेकिन मेरे साथ काम करने लायक अब कोई हीरोइन तो है ही नहीं। मीना नहीं है, नरगिस नहीं है, कोई नहीं है भाई, और ये राखी थी, उसने काम करना छोड़ दिया, तो मेरे साथ कोई हीरोइन ही नहीं है। तो फिलहाल मतलब 93 के बाद फिर 3 साल निकल गए, तब दिलवाले दुल्हनिया ले जाए के रिलीज होके बहुत बड़ी हिट हो गई। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है। ओ कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। तो अब उस टाइम 96 में मुझे तब बुलवाया, फिर से घर पर बुलवाया। अच्छा। बोले असला मैं सोच रहा हूँ बनाऊं, लेकिन रवि के लिए, क्योंकि घर का नाम था, बोले वो भी मना कह रहा है, तेरी आंटी भी मना कह रही, सब मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं बनाओ अभी, ये लव स्टोरी का, यंग लव स्टोरी इतनी बड़ी हिट हुई है, हाँ। कौन देखेगा बुड्ढों की कहानी। तो मुझे भी यही लगा, तो मैंने भी बड़ी दबी उसमें कहा, मैंने कहा नहीं पापा सही कह रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो थोड़ा नाराज हुए मुझसे भी, हाँ। बोले सबके साथ मिल गई और ये मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, मुझे मौत भी नहीं आएगी अगर मैं कहानी नहीं बना ना अच्छा। पाया तो। इतना जुड़े हुए थे वो। फिर कुछ नहीं, फिर निकलता गया समय, मैं भी अपने बिजी इधर उधर
फिल्में धड़ाधड़, वो पीक टाइम था मेरा, लिखे जा रही थी, जी। सीरियल भी लिख रही थी। फिर होते होते 2001 आ गया। अच्छा। 2001 में मैं उस दिन की कैसे हुआ, एक एक बात याद है। मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन, जी। हमारी एसोसिएशन है, मेंबर तो हूँ अभी भी। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थी 10 साल रही मैं, तो मीटिंग में थी मैं। तो वहाँ पर ये हसन कमाल साहब, ये जो हम दोनों ने एक साथ निकाह की थी, इस जी। समय ब्लिट्ज कर रहे थे, वो एंटर हुए, बोले चोपड़ा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तुझे मालूम है? तो मैं बहुत बेचैन हो गई। जी। और बस मीटिंग खत्म होते ही सीधी मैं भागी वहाँ, जू चली गई बेंगलोर। तो मैंने देखा तो वो रीनू बैठी हुई सबसे पहले ऊपर, दिखा, बोले अर्चला जी आज मैं कल आपको इतना याद कर रही थी कि अगर भगवान से कुछ भी मांग लेती तो आप देखिए आप मिल गई। मैंने कहा क्यों याद कर रही थी रेनू? वो भी रेनू जी है भाई। मैंने कहा पहले ये बताओ उनकी तबीयत कैसी है? बोले उन्हें पेन उठता है, कभी तो होता है, लेकिन सच बात तो ये है उन्हें और भी एक दर्द और भी है कि वो बागबान नहीं बना पा रहे। तो जैसे ही बागबान की बातें करो दर्द वर्द सब भूल जाते हैं। तो मैंने रेनू से कहा, मैंने कहा रेनू अगर ऐसी बात है तो बनाओ या नहीं बनाओ, हम कभी कभी बैठ जाएंगे उनके साथ, उनकी कहानी की बात करेंगे, शायद वो खुश हों, उनका दर्द वर्द। बोले यानी मन बहला सके उनका। हाँ, मन बहला सके। बोले कि अर्चला जी आप समय निकाल पाएंगी? मैंने कहा पापा के लिए हफ्ते में एक बार तो आ ही सकती हूँ। तो बोले कि नहीं तो फिर तो हम कुछ सच में ही करें, आपको तो पता है एक ड्राफ्ट आपने लिखा भी था। मैंने कहा मैंने लिखा था। तो बोले तो देखे एक बार पढ़ डालें उसे। मैंने कहा निकालो फाइल कहाँ है? बोले अरे अर्चला जी अभी तो ऑफिस पहले पीछे था और वो सब उलट पलट हो गया है, तो ये बताइए कैसी फाइल थी वो? मैंने कहा कैसी फाइल थी? तुम तब की 93 में लिखी फाइल है पूछ रही हो? अब हंसने लगी। लेकिन आप ये देखिए जो होना होता है। रेनू चोपड़ा जो रवि जी की वाइफ है, उसको मैं ये हमेशा अभी भी एक दिन कह रही थी कि भले ही तेरा नाम तूने अपना नहीं देती पर हर काम तेरी वजह से होता है। उसने 3-4 दिन में लग के इसलिए तो उसने ढूंढी फाइल ढूंढ के मेरे हाथ में दी। तो फिर मैंने कहा कि फिर एक बार पढ़ी, मैंने कहा कि रवि जी को सुनाए, अब तो रवि जी डायरेक्ट करेंगे। पापा तो व्हील चेयर पर आ गए थे। बागबान से संबंधित बात करो तो अलर्ट हो जाती थी, उसके अलावा कोई बात नहीं समझ में आती थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बागबान में उनकी आत्मा बसती थी। आत्मा बसी हुई थी सच। ओहो। तो फिर उन दिनों रवि एक रामायण जो एक चैनल से आई थी, नई रामायण थी, उसमें स्मृति ईरानी सीता बनी थी। तो वो फिल्म सिटी में शूट हो रही थी, तो रेनू वहीं लेके चली गई मुझे। तो रवि ने कहा कि सर जी मेरा परसों ऑफ है, तो हम बैठ के पूरी स्क्रिप्ट सुनते हैं फिर डिसाइड करते हैं। मैंने कहा मैं वही सुनाऊंगी जहाँ हमने पहली बार निकाह का काम शुरू किया था। एक खास रूम है, वहाँ पापा के बहुत सारे अवार्ड रखे हुए हैं और वहाँ म्यूजिक सिटिंग करते थे। वो बोले हाँ आप जाके हैं, आप जाके के बैठ जाए। तो फिर वो हम लोग बैठे, मैंने उनको पढ़ के सुनाई और उसके बाद रवि ने कहा कि हम ये बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आज की तारीख में अमित मिल जाए, अमिताभ बच्चन की। मैंने कहा ठीक है। अमिताभ जी जो भी रवि के साथ और इस परिवार से बहुत अच्छा संबंध था, उनके साथ फिल्में जमीर कर चुकी थी रवि के साथ। तो उन्होंने 2 लाइन सुनी, उसमें कहा कि मैं करूँगा। कौन लिख रहा है? बोले अर्चला जी। बोले ठीक है मैं करता हूँ। तो फिर बस वो आ गए तो एक जोश आ गया। बोले आप शुरू हो जाइए। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा रवि 81 को ही आज 2001 आ गया, 20 साल तो यही हुआ है जब मुझे ये लाइन मिली थी। इसके पहले पापा ने 15-20 साल पहले का कह रहे थे, मैं विदेश गया था। समय बहुत आगे आ गया है, हालात बहुत बदल गए हैं, तो बहुत से हमको परिवर्तन करने पड़ेंगे। बोले वो सब आप जानिए। तो मैंने कहा एक तो मुझे क्लाइमेक्स इसका मोटे तौर पर ये बताऊं, क्लाइमेक्स मुझे नहीं, और कादर भाई ने भी कहा था किसी ठीक कर, क्या ठीक कर वो तो नहीं बताया था, लेकिन ठीक कर मतलब इसमें कुछ कमी है। बोला देखिए सोचिए ये आपका काम है। मैंने इस काम करना शुरू, दिमाग पहले मैं लिखती नहीं हूँ और दिमाग में मेरी कहानियां कैरेक्टराइजेशन चलता है, ये ऐसा होगा तो ये ऐसी होगी, ये सारा कैरेक्टराइजेशन कंप्लीट करती हूँ। मैंने कहा आज ऑडियंस बदल चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस भी शुरू हो गए हैं, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। बोले हाँ बताइए क्या कर। मैंने कहा मैगजीन्स में पढ़ा है कि म्यूजिक कैफे होते हैं, कैसे होते हैं म्यूजिक कैफे? तो बोले मैंने भी अर्चला जी
गुलशन कुमार का एक है बांद्रा में, आप चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं कहा चलो। एक हॉल था और उसमें मतलब वहाँ आप स्नैक्स भी ले सकते हैं, चाय कॉफी, जगह जगह आपको कोई गाना सुनना है अपना, जी। वो सुनने के लिए लगे हुए थे। और वहाँ कुछ लोग सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे। तो बस देख लिया मैंने। अब मेरे माइंड में क्लियर होते गए कि ये लोकेशन ऐसी है। अचला जी, आपने जब म्यूजिक कैफे की बात की और वो वैलेंटाइन डे वाला जो खास गीत आपने वहाँ पर जब रखा है उस हाँ, सिचुएशन पर, बिल्कुल। तो यहाँ हम ये गीत एक सुन लें। बिल्कुल सुनी। चली चली फिर हवा चली। चली इश्क की हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। अपने दिल पर को दीवाना, अपने दिल पर को दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। This is love and it's love alright. I know it is, I know it right. I wanna hold you baby in my arms. Love is Jesus, love is wrong. All I know is you and me are tied. अमित जी ने मतलब वो भी अमित जी की तो बाद में आगे बताऊंगी कि वो पहली फिल्म थी, लेकिन वो बड़ी ऐसे दिखावा करती थी। अरे ये तो बहुत कठिन स्टेप, कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने अच्छा। हमें, और हम कहाँ कर पाएंगे। और फिर जब करते थे, क्या करते थे, तो ना उनकी एज पता, उस समय 60 के हुए थे। ये बहुत अच्छा गाना हुआ। कोई शीरी, कोई लैला, कोई मजनू, कोई छैला, कोई शीरी, कोई लैला, कोई मजनू, कोई छैला, कोई आशिक, कोई राजा, सबके दिल में खलबली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली। यो हो I wanna show you what love is. I wanna give you all the love I have to give. Oh baby, how I love you so. I'm never gonna let you go. मैं हमेशा तुमको चाहूं, एक लम्हा ना भुलाऊं। मैं हमेशा तुमको चाहूं, एक लम्हा ना भुलाऊं। तेरी चाहत में दिल गुजरा, याद में शब ढली ढली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। अपने दिल पर को दीवाना, अपने दिल पर को दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। बहुत लाजवाब गाना। और चूंकि आधुनिक आप परिवेश दिखाना चाह रही थी और आपने इसीलिए वैलेंटाइन डे, म्यूज़िक कैफ़े, इन सारी चीज़ों के लिए किया। श्रोताओं, आप समझ रहे हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती है तो उसके पीछे एक श्रम जुड़ा होता है, उसके साथ एक विचार जुड़ा होता है। जब हम आगे इस तरह से सोचते हैं और उसको वर्तमान परिदृश्य में खरा उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो एक प्रयास बहुत सुंदर। और आप कुछ इस नृत्य के बारे में बता रही थी।
अमित जी मतलब सबको पता है कि वो साहित्यिक परिवार से आए थे, जो भगवान दादा थे, जो बस सिर्फ हाथ हिलाते रहते थे जी और एक मूवमेंट था, तो उसको काफी इन्होंने पकड़ा। लेकिन आगे चल के तो फिर इतना अच्छा ये चली चली में भी किया इन्होंने और आवाज भी देते थे। इसी के साथ फिर अब 2001 का ये जो है कि स्क्रिप्ट का मेरा काम शुरू हुआ। पापा को सुनाना, रवि सुनते थे और जो वहाँ पुराने राइटर बैठे होते थे वो भी सुन लेते थे। अच्छा, एक बात और है, जैसा कि आपने बताया कि सुबह पूछते थे बी आर चोपड़ा जी की, एक निश्चित करते थे, नियम बनता था, अनुशासन होता था, ये करना है, और शाम को फिर उसकी रिपोर्ट लेते थे कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। बिल्कुल। अच्छा। जब तक की स्क्रिप्ट चल रही थी तब तक तो स्क्रिप्ट ही सुनते थे वो, और सीन से सेटिस्फाई हो जाते थे तो हम आगे बढ़ जाते थे। सबसे पहले मुझे ये भी सोचना था कि अमित जी हैं इसमें, कि इनको मल्होत्रा यानी पंजाबी फैमिली दिखाना चाह रहे। ये जरूर कहा था, रेणु का भी बनता कि नहीं राज मल्होत्रा, ऐसा जी गाने भी थोड़ी मखड़ा। जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अमित जी अवधि इतनी अच्छी बोलते हैं, उसका कैसे मजा लिया जाए इस फिल्म का। तो वो स्क्रिप्टिंग में मैंने रखा कि ये बेचारे ये शुरू से बैंक में काम करते हैं। जी हाँ। अमिताभ, इनका अपना कोई 4 बेटे थे, जो पैसा था पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाने में लगा दिया, तो किराए का घर ही रखा। और उसमें शरद सक्सेना जी। उनको ये रखा कि वो वहीं के हैं, उनका घर है वो, तो वो अवधि में ही बात करते हैं, जब भी बात करते हैं बहूजी करते हैं। तो अमित जी जब उनसे बात करते हैं शरद जी से, तो वो अवधि में बात करते हैं। जी हाँ। तो मैंने कहा मजा आएगा, थोड़ा अमित जी बोलेंगे। फिर एक होली भी आ गई, वो भी एक था लालच कि अवधि में रहेगा तो होली एक बढ़िया आ जाएगी। ये सारी बातें स्क्रिप्ट करते समय और कैरेक्टराइजेशन के साथ राइटर अगर साथ लेके चलता है तो गाने और सब चीजें इतनी अच्छी निकल के आती हैं कि ठूसी हुई नहीं लगती। तो मतलब ये एक यूं कह सकते हैं कि प्रवाह बना रहता है और बड़ी सहज और स्वाभाविक सी लगती हैं। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। होली के रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, या होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। तलक दिनी दिख तक ताल जा 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 जनन जान जा दिख नि कत दिनी दिख दिन तो का रे का है का जनन धान दा होली दिनी दिन दिन तरन धान दा दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल दिन दा। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। हो 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डारे अमीरा अवध में, होरी खेले
अर्चला जी, मतलब ये निर्धारित हो गया कि अभिनेता के तौर पर अमित जी होंगे, तो उसके बाद हेमा मालिनी जी का कैसे चुनाव किया गया? स्क्रिप्टिंग के साथ साथ ये भी होता है कि अमित जी तो है, तो कास्टिंग का क्या होगा। जी। तो हीरोइन ही चुननी थी। तो माधुरी का विवाह तो हो गया था, माधुरी दीक्षित का, लेकिन काफी लंबे समय से कुछ लोग उनको अमित जी को साथ लेना चाह रहे थे। फिर इसकी शादी हो गई, लेकिन अभी भी वो काम कर रही थी। तो ये जब उनका पता लगा तो हम लोग माधुरी को सुनाने गए घर पर ही उनके, और माधुरी ने हाँ कह दिया तो मैं करूंगी काम इसमें। लेकिन 2-3 दिन बाद ही उनका फिर उन्होंने बहुत सॉरी कहते हुए कहा चोपड़ा जी के यहाँ कि मैंने हाँ कह दी थी, बहुत एक्साइटेड थी, अमित जी के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अब कह रहे हैं कि अब हो गया पैकअप करके तुम अमेरिका आ जाओ, 3 साल हो गए शादी को, तो मैं नहीं कर सकती थी। अब तब्बू आई, तब्बू क्योंकि अच्छी एक्ट्रेस है, वो बहुत रोई वही कहानी सुन के, बहुत पसंद आई। लेकिन उन्होंने कहा कि सब ठीक है मैं करूंगी, पर ये इसमें ग्रैंड डॉटर जो 15-16 साल की दिखाई वो मत रखिए, उसको भी उतना ही छोटा कर दीजिए। और भी इसके बाद काजोल को भी बुलाया था, काजोल ने भी कोई चेंज चाहा। अच्छा। पापा कोई चेंज नहीं करना चाह रहे थे, इतना उनकी स्क्रिप्ट फिक्स हो गई थी उनके माइंड में, बोला कोई चेंज नहीं करना है। ये कह सकते हैं कि चोपड़ा साहब ने अपने मन में पूरी फिल्म बना ली थी। फिल्म बना ली थी, एज भी अब 89 के हो गए थे उस समय। अच्छा। ये करते करते फिर हेमा जी का नाम आया। हेमा जी आ भी गई फौरन, पहले भी इनके यहाँ कर चुकी थी, और हाँ कह दिया उन्होंने। तो अब फिर चोपड़ा साहब ने खास तौर से मुझको ऊपर बुलाया अपने रूम में, बोला कि हेमा बहुत अच्छा रोल है तेरा, तुम दोनों ही हीरो हीरोइन हो, इस बात का भी ध्यान रखना, फिल्म तुम्हारी और अमित की फिल्म है, तुम धर्म से मैरिड हो काफी टाइम से, इस बात को जब शूटिंग करो तो भूल जाना। इसमें एक खास बात और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो फिल्म लिखते समय मेरे जहन में चोपड़ा साहब उनकी पत्नी होते थे, इसलिए होते थे कि ये जो मोहब्बत, बल्कि इनकी उम्र तो ज्यादा थी, इतना प्यार मैंने इस कपल में देखा है कि जैसे मम्मी घर में तो वो पहनती थी साड़ी, वो सलवार सूट वगैरह, कहीं पार्टी वार्टी में जाती थी तो खड़ी हो जाती थी और पापा से कहती थी साड़ी पिन लगाइए, साड़ी पिन पापा लगाती थी। और वेडिंग कोई एनिवर्सरी होती थी उनकी, तो कितने भी व्यस्त हूँ गिफ्ट लेने खुद लेके आते थे उनकी पसंद की, बहुत प्यार था उन्होंने। क्या बात। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया जो मैं यहाँ बताने से सब श्रोताओं के लिए भी ऐसे था, ऐसी शादी लाहौर में सब बताया उन्होंने, ऐसी शादी हो गई, ये हो गया वो गया। तो बोले कि जिस दिन शादी थी तो मेरे पिताजी ने कहा कि देख, बलदेव नाम था बिया चोपड़ा, बलदेव राज चोपड़ा, बोला बलदेव तेरी शादी होने वाली है कल, ये जिंदगी बिल्कुल अब जो है एक नई जिंदगी शुरू हो। अच्छा। और हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं दोनों ही जिंदगी का संगीत होते हैं, दोनों संगीत होते हैं। अगर एक का भी सुर बिगड़ा तो गीत गाना संगीत समाप्त हो जाता है। इसलिए एक बात जो मैंने किया वो तुझे बताता हूँ कि और हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, उनमें झगड़े भी होते हैं, लेकिन अगर जो बेडरूम का झगड़ा बेडरूम में निपटा के ही फिर काम पर जाना, वो लेकर कभी मत जाना। तो ये बात बोले कि मैं हमेशा ध्यान रखता था अपने पिताजी की इस बात को। तो बोले एक बार कोई डील थी, कोई इम्पोर्टेंट डील थी, टाउन से, बॉम्बे में टाउन से ऑफिस आने वाली थी कोई, और बोले मैं घर के मामलों में बोलता नहीं था, लेकिन उस दिन किसी काम करने, किसी सर्वेंट को, किसी को तेरी आंटी डांट वाट रही थी जी। तो मेरे मुंह से जाते जाते मैंने कहा अरे क्यों बेकार को मत किया कर, क्यों चिल्ला विल्ला रही हो, तो थोड़ी हो गई हमने टन। अच्छा। और उसी उसमें मैं निकल आया, बोले मेरा मन ही नहीं लगे, मुझे लगे मैं मीटिंग कैसे करूंगा, बेकार लगे मैं। तो बोले मैंने अपने जो मेरे प्रोडक्शन के चीफ थे उनसे कहा कैंसिल कर दो मीटिंग, मेरे से बात नहीं हो पाएगी। तो बोले कि मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले इतने में ही देखा कि तेरी आंटी गाउन पहने ही, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, घर के ये जो गाउन था उसी में आई, सीधी रूम में आई और बोली नहीं, बस हाथ आगे बढ़ाया, हम दोनों ने हाथ मिलाए और चली गई लौट के। कुछ नहीं कहा, मैं इतना हल्का हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी मखना मेरी सोनिए है
चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे हाय सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए हाय हाय चांदनी की हसीन मूरत है सब हसीनों से खूबसूरत है जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ तू मेरे प्यार की जरूरत है मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू सब सितारे है माहताब है तू तुझसे सारे हसीन शर्माए सब हसीनों से लाजवाब है तू सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे हाँ सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखना मेरी सोनिए बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है श्रोताओं, सिर्फ कहानियाँ जो हम पर्दे पर देखते हैं वो तो हमारे लिए सबक होती ही हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विविध भारती के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं और अशला जी जैसे लोग सुनाते हैं। तो बॉम्बे टॉकीज़ में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशला नागर से, और अभी आपने बताया कि किस तरह से B.R. चोपड़ा साहब और उनकी पत्नी का जो प्यार है वो बागबान से भी बढ़कर है कहीं ना कहीं। और आगे हम बात करते हैं अशला जी। स्क्रिप्ट अभी जो चल रही थी जी मैंने क्लाइमेक्स पूरी तरह से बहुत पावरफुल किया कि कैसे वो अपने जब अलग होते हैं और एक बेटे के आके रहते हैं, टाइम पास होता नहीं है और वो रात को कुछ लिखना चाहते हैं तो बेटे उस पर भी एतराज करती है बहू, क्या पापा खटर पटर करते रहते हैं, हमें सुबह काम पर जाना होता है जी और ये नहीं कि शांति से बैठे। तो बेचारे वो अपने म्यूजिक कैफे में जी पूछते हैं कि हम क्या मैं यहाँ बैठ के कुछ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। परेश जी कहते हैं अरे आपका बादा मोटा भाई सब आपका ही है, जी आप जहाँ चाहे लिखिए। तो बैठ के वो अपनी जिंदगी की कहानी बागबान नाम से वो अपनी यादें लिखते हैं वहां पर, और वो ही बाद में वहाँ वो रह जाती है फाइल, और वो इत्तेफाक से ये परेश जी वगैरह को इतनी अच्छी लगती है, वो छप जाती है। मतलब उन्होंने ये सोच के नहीं लिखी थी कि मैं लेखक हूँ और मैं लिख रहा हूँ, मैं कोई किताब लिखूंगा, लेकिन वो अचानक कैसे क्लाइमेक्स में आपने देखा होगा बहुत सुंदर कि वो किताब बहुत बिकने लगती है। तो मेरा उसका पर्पस ये था कि बच्चे जब आए तब ये लोग गिड़गिड़ाए नहीं उनके आगे, और बल्कि वो गिड़गिड़ाए, उनको ये लगा कि पापा मम्मी के पास तो बहुत पैसा आ गया है, अब तो हमको मनाना पड़ेगा उनको, तो मनाने आते हैं वो, तब वहाँ वो कहते हैं कि नहीं हम यहाँ ठीक है। तो और ये जो बहुत अच्छी बात कही कि जिंदगी जो है वो सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती है बल्कि पेड़ की तरह उगती है और माँ बाप उसके जड़ हैं।
जड़ अगर काट देंगे तो पेड़ हरा नहीं रह सकता। माता पिता को अपनी सीढ़ी समझते हैं उन्नति की, या यूं कहें आगे बढ़ने की, और उसके बाद ज़रूरत न पड़ने पर उन्हें किनारे कहीं रख देते हैं, जैसा कि इस बागबान में भी दिखाया गया था। बहुत परिवर्तन आ गया है। हालांकि दोनों पक्षों को पूरी तरह से हम गलत नहीं कह सकते, जी लेकिन हाँ, जो हम लोग बहुत जुड़े रहते थे, यहाँ तक कि बड़े अगर कुछ बोल रहे हैं तो हम उनकी बातें सुनते थे। अब बच्चे सुनते कम हैं। तो ये सब है, परिवर्तन है, ये अलग विषय है। जब ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से हो गया ना, शूटिंग होगी, तो मुझसे उन्होंने कहा था कि जैसा सीन लिखा गया है वैसा ही सीन शूट होना चाहिए, तो तू वहीं रहना है शूटिंग पर, और अगर सीन वैसा ना हो जैसा लिखा है तो रवि को बता देना। तो 8:30 बजे मैं पहुंच जाती थी वहां पर, वहाँ बैठी रहती थी, मॉनिटर के पास बैठी रहती थी। तो इससे जुड़ी 2 बातें हैं। एक तो ये कि मुझे उस दिन मीटिंग में जाना था राइटर्स एसोसिएशन, और 2:30 बजे निकलना था। तो मैंने कहा रवि मुझे आज जाना पड़ेगा, लंच टाइम था वो। बोले कि अच्छा ऐसा करिए, जो सीन है एक बार उनको अमित जी को सुना दीजिए। तो मैंने अमित जी को सुना दिया। बोले आप, मैंने कहा आप जरा पढ़ लीजिए अमित जी, उसने कोई आपको चेंज या कुछ पढ़ लिया सीन। और सीन बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके पहले वो पूरी फैमिली, मतलब बेटे आए हुए हैं, सब बच्चे आए हुए हैं, पोते पोतियां हैं, तो टेबल पर खाना खाते हैं, और ये उस चेयर के लिए बच्चा पूछता है कि दादाजी, बोले ये हमारी हेड ऑफ द फैमिली है हम, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो पेड़ से वो तुलना करते हैं परिवार की। ये सब हो गया था। उसके बाद ये लोग खाना वाना खा के बैठे हुए हैं फैमिली। तो वहाँ खाते खाते उन्होंने बच्चों से कहा था कि बच्चों तुम लोग से कुछ बात करनी है, लेकिन वो रह गई थी बात। तो अब बच्चों में से एक बेटा कहता है डैड आप कुछ कहने वाले थे। तो इतने में हेमा जी आती है, उनको मुखशुद्धि देती हैं। तो बड़े उससे कहते हैं अरे अम्मा खिलाई दो ना मुंह में। तो हेमा जी मुखशुद्धि खिलाती है उनको। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीन था हमारे लिहाज से। जब बच्चों ने कहा डैड आप क्या कहने वाले, तो कहते हैं बात मुख्तसर सी है। तो वो पूरा सीन को बोले कैसे जी ये मुख्तसर सी है, बोलना जरूरी है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप बताइए क्या हो सकता है। तो बोले कि अगर हम ये कहे हैं कि बात मामूली सी है, मैं कहनी अमित जी बात मामूली बिल्कुल नहीं है, बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात अगर आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो आप बेशक भले ये कह दीजिए बात छोटी सी है, वो चल जाएगा, लेकिन मामूली सी है बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बोले ठीक है। तो इतना ही कहा उन्होंने, और फिर मैं छोड़ के मैं चली आई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंचते ही मैं उनका मॉनिटर में पहुंची, उनका वो सीन लगाओ अमित जी वाला जो शूट हुआ है। वहाँ वो बोले वही थे जो लिखा हुआ था, मुख्तसर बात मुख्तसर थी। क्या तो मैंने फिर नेक्स्ट डे बोले कि हमने देखा, हमने वही बोला जो आपने लिखा। उसके बाद शूटिंग में ही एक बार, जैसा कि चोपड़ा जी की आज्ञा थी कि तुम बैठी रहेगी। अब रवि का 1-2 बड़ी शूटिंग के दौरान जो बताने वाली बातें हुई। एक तो क्या रवि जी क्या करते थे, ये शूटिंग पहले हल्के फुल्के सीन से शुरू करते थे। तो क्या करते हैं कि शूटिंग जब होती है तो जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के घर का जो सेट लगा था, पहले सीन से लेकर एंड तक जितने भी सीन उस घर के हैं वो सब कर दिए जाएंगे। एक लोकेशन पर वहां के जितने भी दृश्य होंगे एक साथ कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद पूछा उन्होंने अमित जी ने कि अब क्या है आगे। बोले अभी 3-4 दिन का वो थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि अब गाना करना है। अच्छा। बोले मुझे कैसेट दे दो, हेमा को भी दे दो, मुझे दे दो। तो अमित जी ने सुन के कहा, रवि जी से कहा कि ये गाना बड़ा मुझे वीक लग रहा है, एनर्जी नहीं है इसमें। डांस में 40 साल की हमारी मैरिड लाइफ है और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, उस पर मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, पूरी फैमिली आई है मेरी जी, बहुत खुश हूँ, तो एनर्जी नहीं मिल रही। अब बात उन्होंने अपने लिहाज से सही कह दी, एक्टर है वो, लेकिन रवि के लिए दिक्कत हो गई क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। बोले मुझसे, बोले क्या करूं मैं। बड़ा दुख तो सबको हुआ क्योंकि उत्तम सिंह जी ऑलरेडी बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर बाद में आदेश आए। एक तो ये घटना हुई, तो वो फिर बाद में ये मखना सॉन्ग जो आया, जो पहला शूट किया वो आदेश ने किया था, जो शादी की सालगिरह पर गाते हैं। सालगिरह पर। तो गाने आगे शूट होते रहे। फिर एक शूटिंग का वाकया जहाँ मुझे और इंटरेस्ट करना पड़ा,
फिर गंभीर दृश्य आ गए, जी हल्के फुल्के दृश्यों के बाद के अलग हो, बेटे आए हैं उन्हें लेके जा रहे हैं अलग अलग। ये तो बहुत ही मतलब वहाँ रोना आ जाता था। बिल्कुल, ये बात तो है। एक तो वो टाई बनवाते थे, तो आखिर में जो आती है हेमा जी टाई लेकर, तो टाई पहन दूं, उनका नहीं, गुस्से में बोले, रवि ने पढ़ के कहा क्या, बोले आई एम इन एंगर, तो रवि बोला यस। फिर रवि आए हैं लौट के मॉनिटर पर, मैं कहा रवि जी नहीं, क्योंकि मुझे पापा ने कहा था मुझे चुपचाप से तो बात कर सकते थे ना, सबके सामने कर नहीं सकते थे। मैंने कहा एंकर नहीं है रवि जी, ये घुटन है, घुटन और गुस्से में फर्क होता है, ये अमिटी समझ जाएंगे। अच्छा, ये 40 साल जिस पत्नी के साथ रहे हैं वो सफोकेशन है उनका। उस घुटन ने कहा है कि मैं टाई नहीं बांध, अब मैं कभी नहीं बांधूंगा। उसके बाद ही अगला सीन लिया था, रुद्राक्ष लाती है, वो किचन में आके चलते चलते बांधती है, वो सारे सीन आ रहे थे। तो रवि भी बहुत बहुत, देखिए भले ही वो छोटे थे मुझसे 6-7 साल, उनको कुछ ठीक करवाना होता था तो अकेले में हम लोग बात करते। ये होता है म्यूचुअल, जी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है ना। तो किसी के सेट पर मैं रही इनके अलावा, जी। जिसको मैं शायद रिस्पेक्ट कहूंगी, प्यार कहूंगी। ये तो टाई बंधने वाली बात हो गई, लेकिन हाँ। वहीं हेमा जी से भी जुड़ी एक बात है। हेमा जी से जुड़ी बातें हैं, तो पहले तो बात चोपड़ा साहब ने कहा, पापा ने उनको समझाया कि भाई तुम बिल्कुल ये सोच के रहना, शूटिंग करो कि तुम दोनों पति पत्नी हो, क्योंकि 40 साल की शादीशुदा जिंदगी है, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो अब कोई झिझकने का सवाल नहीं। फिर उसके बाद रवि कह रखे, जब भी मैं फ्री होती थी तो वैनिटी वैन में उनके साथ बैठी रहती थी, तो उनको बताती थी मैं अच्छा। कि हेमा जी पता है ये सारा जो लिखा है ना, हाँ। कि पापा मम्मी में ऐसा ही प्यार है, तो उनको सब बताया मैंने, कैसे साड़ी की पिन लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उस फौरन बोली, अच्छा अब ये जो सीन तेरे हाथ में आया है जिसमें कि वो तैयार हो रही हैं, तो मैं वैसा ब्लाउज बनवा लूं पीछे नॉट वाला, तो अम्मी जी आके बांधेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप तैयार हैं तो। अर्चना वो भी जी, होता था। यहाँ पर हमें लगता है कि मतलब बहुत आश्चर्य सा लग रहा है, और लगता है कि फिल्मों में बड़ी सामान्य सी चीज़ है, लेकिन आज नहीं, महसूस हम कर रहे हैं आपकी बात से कि हाँ, 2003 में बनी ये फिल्म भी किस तरह से एक संकोच के दायरे में थी। इसी से बड़ी एक और बात कहूँ जी कि जब शूटिंग वगैरह चल रही थी, गाने भी रिकॉर्ड हो गए थे, तो मैंने रवि से कहा कि रवि जी एक भी सैड सॉन्ग नहीं है फिल्म में। तो बोले निकालिए सिचुएशन, अगर ठीक लगेगी तो कर लेंगे। तो मैं बैठ गई लेके कागज, बैंक की रवि जी उस सिचुएशन तो बहुत आसान है कि 40 साल जो इतना मोहब्बत करने वाला हाँ। पति पत्नी का जोड़ा, पहली रात जो अकेले काटी है दोनों ने, उससे बढ़ के कोई दिन नहीं होगा। वो बिल्कुल एक जिस दिन अलग हुए हैं दोनों, वो अलग बेटे के घर में, वो अलग बेटे के घर में, जी। कितना ही एक तड़प होती है। तो मैंने कहा यहाँ एक गाना आ सकता है, तो मैंने फिर मैं यहाँ तो वहाँ, ये गाना अमित जी ने खुद अपनी वॉइस में गाया है। हाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं,
हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। तेरी सूरत अब एक पल क्यों नजर से हटती नहीं, रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तन्हा कटती नहीं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, दर्द कैसे करूं मैं बयां। मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। बहुत सच्चाई के नजदीक है और कहानी को भी आगे बढ़ाता हुआ ये गाना है। बिल्कुल। और चोपड़ा जी के बीबीआर हाउस की एक खास बात है, कोई ईगो नहीं पालता वहाँ। अगर कोई चीज, कोई सजेशन आता है कहीं, तो हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि किस क्या सजेशन है, अच्छा लग रहा है तो जरूर करो। तो इसी तरह जो रेनू है, बोलती कम है, तो उन्होंने क्लाइमेक्स के लिए कहा कि असला जी बच्चे आए फिर वहाँ, और बच्चे शिकायत करने लगे कि माँ तो सबको माफ कर देती है, तो आप ये बताइए माँ बेचारी कुछ नहीं बोलेगी। मैंने कहा सोचने वाली बात है, कुछ तो बोलना चाहिए। फिर हमने बाद में एक शब्द तक के इसमें 2 सीन हमने लिखी। तो ये बच्चे आते हैं, मम्मा माफ कर दियो, मम्मा तो हमने सुना है माफ कर ही देती हैं। तो हेमा जी कहती हैं कि हाँ, माँ अपने खून को बेशक माफ कर सकती है, लेकिन तुम्हारे उन पापा के उन आंसुओं को माफ नहीं कर सकती मैं, जी। जिसकी वजह तुम लोग हो। केवल माँ मैं होती तो मैं जरूर माफ करती, मैं उनको नहीं माफ करूंगी जिनकी वजह से तुम्हारे पापा के मतलब- आंखों में आंसू आए। उसके बाद ये फिल्म पूरी एडिट हो गई, एडिट बल्कि 4 घंटे की हो गई थी। तब रवि ने मुझे फोन किया, माते आओ जरा एडिटिंग में। मैंने कहा क्या हुआ? तो 4 घंटे की बन गई है। मैंने कहा बहुत खराब हो तुम, सीन लिखवाते चले जाते हो और निकलवाते नहीं हो। तो खैर बहरहाल वो एडिट हो गई। तो अब पापा को दिखानी थी, तो उनको लाया गया व्हील चेयर से। एडिटिंग में आए, देखी उन्होंने, पूरी फिल्म देखी, पूरे नाइट। फिर मेरी तरफ देखा, मुझसे कहा तू घर पे आना। घर पे गई तो वहां बोले जोर से कि क्या कहना चाह रही है तू? मैंने कहा जी मैं पापा ये है उंगली पकड़ के चलना माँ बाप ने खाया, और आप जब उम्र आती है तो चलना, मतलब आप इतना भी नहीं कर सकते कि बूढ़े माँ बाप को। बोले नहीं वो तो सब ठीक है, मुझे समझ में, बस इतना ही जानना चाहता हूँ ऑडियंस क्या लेके जाइए। तो मैं रवि से कहा, रवि बोले हाँ डैडी कह रहे हैं। बोले चलो अमित के पास चलते हैं। अच्छा। तो अमित जी विक्रम भट्ट की शूटिंग कर रहे थे कहीं पर, तो हम लोग गए। तो लंच ब्रेक में वैन में आ गए वो, और जो ये बात कही गई, हम लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे पापा को कंफ्यूजन है। बोले नहीं डबिंग नहीं की है, वो जो स्पीच है उसको हम एकदम गुस्से में बोलेंगे, जोश में बोलेंगे, तो वो इम्पैक्ट आ जाएगा, ऑडियंस तक बात पहुंच जाएगी। मैंने कहा ये नहीं, ये कई लोगों का कहना है कुछ और। तो बोले कि सोचिए फिर आप। ये और रवि बात में लग गए। और मैं रेनू जी एक बात जरूर कहूंगी कि हमेशा मुझे ईश्वर कुछ दे देता है, तो वही हुआ। वो अपने बातों में लगे थे, वहां बैठे छोटी छोटी मैंने 6 लाइनें लिखी बस, और सीन ये लिखा कि ये हेमा जी से भी बात हो गई, वहां से अभी जा रहे हैं, तो इनको मीडिया घेर लेता है और कहता है कि मल्होत्रा साहब अगर बागबान आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? अच्छा चारों बेटे लाइन से, मैंने कहा लड़के लाइन से खड़े हैं, अब ये देखना है कि फादर अब क्या बोलता है। तो वो देखते नहीं उधर, अमित जी को शेयर जाता है इसका, देखा है। और कहते हैं जो संतान अपने माँ बाप को
प्रेम नहीं कर सकती, उन्हें सहारा नहीं बन सकती, उनका सम्मान नहीं कर सकती, ऐसे बच्चों को मैं सजा देता, उन्हें माफ नहीं करता, उनसे रिश्ता तोड़ देता। जी। ये सजा थी, रिश्ता तोड़ देना। ये लिख के दे दी, तो सिर्फ इसके लिए निर्माण लगाया, इतना शूट किया। अच्छा, अब पिक्चर साहब रिलीज पर आ गई, रिलीज है, तो हम निकाह के टाइम भी रेनू लेके घूमती रहती थी, चलो थिएटर के पीछे से देखते हैं क्या रिएक्शन है। और स्पेशली सिंगल थिएटर में देखती थी। सिंगल थिएटर में हर तरह की ऑडियंस आती, वहाँ ताली भी बजती है, वहाँ सीटियाँ भी बजती पैसे हैं। तो मुझे याद है बागबान में भी हम लोग गेटी गैलेक्सी उधर बांद्रा में 3 थिएटर हैं, तो वहाँ पीछे से देख रहे क्या हुआ, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, क्लाइमेक्स इतना गंभीर चल रहा है। फिर जब ये हो गया कि रिश्ता तोड़ लेता, जो कुछ ऑडियंस जो बुजुर्ग थे वो खड़े होकर जो क्लैपिंग किए उन्होंने। और एक बात जो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ी, किसी बैंक में काम से गई थी, उन्होंने एक बागबान स्कीम शुरू की थी, अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए। और आज इसको देखिए ना करते 18 साल हो गए, लेकिन जब भी कोई मिल जाता है कहता है अगर हम बीच में से भी आ रही होती है तो पूरी देखते हैं, रोते हैं। तो बात कन्वर्सेशन होना चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चों को सुनना चाहिए। अचला जी की बहुत बड़ी बात है कि जो अंत में कहा गया, बुजुर्ग खुद को भी पाल सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। हाँ, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोले हुए, बहुत हमारी चिंता तो करिए मत, हम अपने आप को खुद पाल सकते। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। और एक फिल्मी डायरेक्टर ने जब ये कहा कि ये फिल्मी भागवत है, इसको तीनों जनरेशन पास साथ बैठ के देखना चाहिए। उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह, हो आंसुअन भरने से इनको देखे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान। बहुत सुंदर। और हमें लगता है कि इसी के साथ आज हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। बॉम्बे टॉकीज, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में सुप्रसिद्ध कहानी, पटकथा और संवाद लेखिका डॉक्टर अचला नागर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। तकनीकी सहायक प्रदीप शिंदे, टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। सेल्यूलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।